हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो आपने प्रेजेंट टेंस पिछले वीडियो में देखा होगा और टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पास्ट टेंस. इट इज़ आवर सेकंड पार्ट ऑफ ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस बाय कोटा करियर पॉइंट एजुकेशन सेंटर. तो आज अपन पास्ट टेंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं. दोस्तों, वैसे तो आप जानते हो पास्ट टेंस क्या होता है. पास्ट टेंस यानी कि हिंदी में इसको लोग भूतकाल कहते हैं. भूतकाल शब्द से ही वैसे आप जानते हो, भूत मतलब जो टाइम बीत गया. अब इसके बारे में अगर अपन थोड़ा सा पढ़ना चाहें तो वही बात है, इसके कितने भाग होते हैं और कौन कौन से भाग की अलग अलग क्या क्या पहचान है, ये सब चीज़ें अपने को पढ़नी पड़ेगी. सबसे पहले अपन को ये जानना होगा कि जिस प्रकार से प्रेजेंट टेंस में 4 भाग होते थे, वैसे ही पास्ट टेंस में भी 4 भाग होते हैं. अब वो 4 भाग कौन कौन से? उसका पहला भाग है पास्ट इंडेफिनेट टेंस. पास्ट इंडेफिनेट टेंस मतलब भूतकाल में कोई कार्य हुआ था, लेकिन वो काम हुआ कब, उसका टाइम फिक्स नहीं था. फॉर एन एग्जाम्पल, राम किल्ड रावण. राम ने रावण को मार दिया, लेकिन कब मारा ये टाइम इस सेंटेंस में नहीं बताया गया है. लेकिन ये हम जानते हैं कि टाइम हो गया, हुआ है, कंप्लीट हो गया, मतलब सीधी सी बात है पास्ट. तो कोई भी सेंटेंस ऐसा हो जिसमें किसी भी सब्जेक्ट के द्वारा कोई भी जो वर्ब है, उस वर्ब का जो टाइम है वो पास्ट हो, लेकिन पास्ट में कोई भी टाइम फिक्स नहीं हो, वही होता है पास्ट इंडेफिनेट टेंस. अब बात कर लेते हैं इसके थोड़े से क्या क्या पहचाने हैं इसकी. सबसे पहले पास्ट इंडेफिनेट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बारे में जानते हैं. देखो दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब मतलब एक ऐसी वर्ब जो हमारे को ये पहचानने में हेल्प करती है कि ये जो सेंटेंस है वो किस टेंस का है. मतलब सब्जेक्ट ने जब कोई भी एक्शन किया था, उस एक्शन का टाइमिंग क्या था. देखो, इस हर एक टेंस में 4 प्रकार के सेंटेंस बताए जाते हैं. पहला अफर्मेटिव, सेकंड नेगेटिव, एंड थर्ड इंट्रोगेटिव, एंड फोर्थ इंट्रोगेटिव नेगेटिव. अब देखो, इसमें सेंटेंस वाइज अलग अलग है. पहले अपन पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर अपन पढ़ेंगे नेगेटिव, फिर अपन पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव, एंड फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव. ध्यान दो, अफर्मेटिव सेंटेंस है और वो सेंटेंस यदि पास्ट इंडेफिनेट टेंस का है तो इसका मतलब यही है कि इसके अंतर्गत अपन को हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना है. बट इफ आवर सेंटेंस इज नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव, देन वी यूज डिड एज ए हेल्पिंग वर्ब. अब देखो, इसमें वो लफड़ा है नहीं कि हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सी यूज करेंगे, प्लूरल के साथ कौन सी यूज करेंगे. यहां पर तो सिंगल हेल्पिंग वर्ब है. आपका सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, चाहे नाउन हो, चाहे प्रोनाउन हो, चाहे सिंगुलर की हो, चाहे प्लूरल की हो, आपको तो सबके साथ ये डिड का यूज करना है. वैसे देखो दोस्तों, याद रखने के लिए कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, कोई भी हो, अगर हेल्पिंग वर्ब है और उस हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में डी है तो डी फॉर दोनों प्रकार के सब्जेक्ट के साथ उसका यूज होता है. चाहे आपका सब्जेक्ट एक वचन का हो, चाहे आपका सब्जेक्ट बहुवचन का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो हर प्रकार के सब्जेक्ट के साथ एज ए हेल्पिंग वर्ब वी यूज डिड. बट
If our sentence is affirmative sentence, then we should not use any helping verb. Then next step, main verb. वही खेल है भैया कि इसमें भी अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव का है, नेगेटिव का है, इंट्रोगेटिव का है या इंट्रोगेटिव नेगेटिव का है, उस कंडीशन में अपन को क्या करना है। देखो, अफर्मेटिव के अंतर्गत अपन को वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है, चाहे कैसा भी सब्जेक्ट हो, उससे अपने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपन को अगर ऐसा लग गया कि सेंटेंस है वो अफर्मेटिव का है और टेंस पास्ट इंडेफिनिट से बिलोंग करता है, उस कंडीशन में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करना, जो भी वर्ब दी गई हो। बट अगर अपना सेंटेंस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव का है, उस कंडीशन में अपन को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है। तो ये खेल, इसको अगर अपन थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में समझना चाहें तो ऐसा हो सकता है कि डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज इक्वल टू वर्ब की सेकंड फॉर्म। इट मीन्स अगर डिड लिख के उसके साथ में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं तो वो वर्ब की सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। तो अपन यहां पर पहले डिड लिखेंगे, फिर उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे, उससे अच्छा है वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लिख दो। और वर्ब की सेकंड फॉर्म माइनस डिड। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है सेंटेंस में और वहां पर अपन डिड को गायब करना चाहें तो वहां से डिड गायब हो जाएगा, लेकिन वापिस वर्ब की सेकंड फॉर्म अपन को लगानी पड़ेगी। ये नहीं है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म हटाई, उसमें से अगर अपन डिड हटा देंगे तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बचेगी, नहीं। वर्ब की सेकंड फॉर्म माइनस डिड इज इक्वल टू वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये ध्यान दें थोड़ा सा। तो इसमें यह है कि अगर डिड लिखते हैं और उसके जस्ट पास में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं तो इससे अच्छा रहेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख दें। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में कुछ भी घुस गया, डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में अगर नोट आ गया या डिड सेंटेंस के स्टार्टिंग में बैठ गया, उस कंडीशन में फिर इनका ये जो एडिशन है वो नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अफर्मेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा, डायरेक्ट मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। बट अपना सेंटेंस अगर नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, उस कंडीशन में डिड भी लगाना है और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्यों? डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज इक्वल टू वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये मामला ऊपर था, ये मामला नीचे है। अब देखो, अब बात करते हैं अपने जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं भैया कि फिल अप द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब वर्ब की करेक्ट फॉर्म कैसे भरते हैं? क्यों उस टाइम अपन को तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों भरनी होती है। तो सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये सेंटेंस है वो फलाने टेंस का है? तो कुछ एडवर्ब्स है, कुछ ऐसे टाइम को शो करने वाले वर्ड है। अब वो कौन कौन से हैं? देखो, एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। ए वर्ड विच क्वालिफाई टू वर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। देखो, एगो, एगो यानी कि पहले। तो कोई भी सेंटेंस ऐसा हो जिसमें एगो आ जाता है और उसके एगो के बाद में यस्टरडे या फिर अपन कह सकते हैं लास्ट डे, प्रीवियस डे, ये देखो वो एक कहानी है। डे जुड़ गया तो डे की जगह नाइट भी जुड़ सकती है, वीक भी जुड़ सकता है। कोई भी ऐसा वर्ड हो
जो टाइम के यूनिट के रूप में यूज में आता है वो इसके साथ ऐड हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो अपन को ये बताने में हेल्प करते हैं कि ये जो सेंटेंस है उसमें जो भी कार्य हुआ था वो पास्ट टाइम में हुआ था। इनके अलावा देखो पास्ट टाइम। अब पास्ट टाइम का अपन को पता कैसे चलता है? अभी अपन ने बात हुई थी कि बहुत सारे ऐसे वर्ड जो बताते हैं कि पास्ट टाइम। पास्ट टाइम फॉर एन एग्जांपल, भैया अभी चल रहा है अपने 2020 और इस 2020 को अपन नाम दे सकते हैं कोरोना ईयर। अब ये कोरोना ईयर अभी चल रहा है। अब इस कोरोना ईयर से जो पहले के जो भी साल है, जैसे 2019, अब 2019 अपने लिए क्या हो गया? पास्ट। 2018, 2017 ये सब अपने लिए पास्ट के हो गए। बिफोर टुडे, बिफोर टू डेज, 2 दिन पहले, ये पास्ट का टाइम हो गया, है ना। तो ऐसा कोई भी टाइमिंग इसके लो, लास्ट संडे आ गया, तो जो ये बताते हैं कि इसमें पास्ट टाइम है। तो पास्ट टाइम को बताने वाला कोई भी वर्ड ऐसा आ जाता है जिसको देखकर अपन को लगे कि हाँ यार ये बात आज की नहीं है, इसमें जो भी सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन किया गया था वो एक्शन पास्ट टाइम में हुआ था, तो वो सभी के सभी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के माने जाते हैं। अब देखो वो एग्जाम्पल ऐसे कौन कौन से हैं? ये सेंटेंस आ गया अपन को एग्जाम, ये सेंटेंस मिल गया कि इंडिया गेट, वर्ब है गेट जो ब्रैकेट में दी हुई है और इसकी जो करेक्ट फॉर्म है उसको यूज में लेते हुए अपन को ये गैप फिलअप करना है। फ्रीडम इन 1947। तो अब इसमें क्या होगा कि भारत ने स्वतंत्रता 1947 में प्राप्त की, तो सीधी सी बात 1947 मतलब 1947 तो पास्ट टाइम है, तो पास्ट टाइम है मतलब सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अब उसके बाद अपन को पहचानना सेंटेंस कौन सा है। सेंटेंस में देखो कोई कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहां अपन देखते हैं कि यार कार्य तो हो गया इसमें, क्यों? भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। अब जब अगर कार्य हो गया तो सीधी सी बात है सेंटेंस हो गया अफर्मेटिव का। अभी अभी अपन ने जस्ट कुछ मिनट्स पहले अपन ने पढ़ा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में तो हेल्पिंग वर्ब का यूज होता ही नहीं है। कोई बात नहीं, हेल्पिंग वर्ब का यूज करो मत। अब मेन वर्ब की अपन ने डायरेक्ट सेकंड फॉर्म। अब गेट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? ये अपन ने पिछले वीडियो में भी अपन ने बात की थी कि भाई जो वर्ब्स है उनकी फॉर्में अलग अलग है और उन सबको अपन को याद करनी पड़ेगी, और ये एक दिन में नहीं, जैसे जैसे अपने वर्ब काम में आते जाएं वैसे वैसे इनको याद करते जाओ। तो गेट, गॉट, गॉट, ठीक है। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है। हालांकि अपन कुछ जगह ऐसा भी पढ़ते हैं कि गेट की जो थर्ड फॉर्म है वो गोटन भी होती है। गेट, गॉट, गोटन। अब आपको जो सूटेबल लगे वो आप यहां पर यूज करो। गॉट, ये लो भैया। इस प्रकार से अपन को गैप फिलअप करना है। एक एग्जांपल और देख लो। सुरेश नॉट कॉल मी यस्टरडे। सुरेश ने मुझे कल कॉल नहीं किया था। कल मुझे कॉल नहीं किया था। इट मीन्स देखो सब्जेक्ट सुरेश है, इसके द्वारा कोई भी एक्शन नहीं करने का बोध हो रहा है कि सुरेश ने कॉल करने का काम नहीं किया। अब देखो
अपन को पता कैसे चलेगा कि सेंटेंस किस प्रकार का है? सेंटेंस में देखो नोट दिया हुआ है, नोट दिया हुआ है मतलब सेंटेंस नेगेटिव है। अब यस्टरडे आ गया मतलब सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। इस प्रकार से अपन को ये टेंस और इनके जो सेंटेंस है वो पहचानने, पता चल गया कि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है और नेगेटिव है। नेगेटिव सेंटेंस में अपन को हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का यूज करना है, डिड, नॉट, कॉल। अब ध्यान देना भैया, ये आइडिया दिमाग में ज्यादा मत रखना कि यार पास्ट इंडेफिनिट में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, सेकंड वर्ब लगती है, लेकिन कब? जब अपने पास में सेंटेंस अफर्मेटिव होता है, यानी कि अपन एज ए हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज नहीं करते हैं। इस प्रकार से बड़ा एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखो, ये तो कुछ ऐसे एडवर्ब आ जाती है या पास्ट टाइम को बताने वाले कुछ पास्ट का टाइम आ जाता है, इनके अलावा और अपन कैसे पहचानेंगे? एक होती है कंडीशनल सेंटेंस। ये थोड़ा सा ढंग से समझ लो, कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है? कंडीशनल सेंटेंस होता है शर्त वाले वाक्य, मतलब ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें कंडीशन रखी गई हो, भाई उस समय अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा कर सकता था। अब देखो इसकी जो स्ट्रक्चर है, देखो सेंटेंस में अपन को कहीं ना कहीं इफ मिल सकता है, ठीक है। इफ अपने लिए सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए एज ए कनेक्टिव वर्ड यूज हो जाएगा। और अब इफ के बाद जो अपना सेंटेंस होगा उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, लेकिन इसमें जो एक सेंटेंस और जुड़ा हुआ रहता है उस सेंटेंस में वुड, कुड या पास्ट टाइम को इंडिकेट करने वाले कोई भी मॉडल वर्ब होती है, समझ गए। अब एग्जाम्पल की बात करें कि यार ये स्ट्रक्चर कैसे होती है, और देखो जरूरी नहीं कि इफ सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए। अगर सेंटेंस ऐसा आ जाता है आपका कि ये जो वुड या कुड है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाएगा, तो इफ सेंटेंस के बीच में आ जाएगा, और इफ के जस्ट बाद वाला सेंटेंस है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। दोनों स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपन एग्जांपल देख लेते हैं। इफ आई गैव ये लो, इफ आई बी ब्रैकेट में है ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, अगर मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, होता तो उड़ लेता, मतलब कंडीशनल शर्त है, अगर पक्षी होता तो उड़ लेता। अब देखो यहां पर ये इफ तो ये बता रहा है कि सेंटेंस में कंडीशन रखी गई है, वुड ये बता रहा है कि कंडीशन की टाइम पास्ट में है, तो कंडीशनल सेंटेंस हो गया, पास्ट में हो गया। अब देखो अपने को वर्ब दी हुई है यहां पर बी, वर्ब क्या दी हुई है? बी। अब अगर वर्ब बी है, वर्ब बी है तो बी की सेकंड फॉर्म यूज करना। बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? बी की सेकंड फॉर्म देखो, बी की फर्स्ट फॉर्म होती है ईच, आर, एम, सेकंड फॉर्म होती है वॉच, वर। तो यहां पर सेकंड फॉर्म वॉज या वर है, तो अपन तो कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहां पर वॉज या वर लगाएंगे। अब अपने बात यह है कि वॉज का यूज करें या वर का। जनरली क्या लगभग 99% तक सेंटेंसों में आई वॉज पढ़ते हैं, और अगर यहां पर आई वॉज लगाएं तो क्या मामला सेट होगा या नहीं होगा, यह बात देखने लायक है। नहीं,
यहां अगर अपन वॉज लगाते हैं तो अपना सेंटेंस गलत हो जाता है। तो राइट कैसे होगा देखो, क्योंकि कंडीशनल जो सेंटेंस होते हैं बेटा उसमें ध्यान रखें हमेशा ही जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्लूरल वाली यूज में आती है। तो यहां पर आई नहीं होकर वर का यूज किया जाता है। ध्यान देना यहां पर आई वर, इफ आई वर। ये सेंटेंस आपने 9th क्लास के जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक चलता है उसमें भी पढ़ा होगा, और थोड़ा सा ध्यान दे लेना। अब देखो ये सेकंड सेंटेंस देख लेते हैं अपन। सुरेश कुड ब्रेक इट इफ मोहित से हिम। ध्यान दे यहां पर कि सुरेश इसको तोड़ सकता था। कोई फ्रेज के बीच में से सेंटेंस उठाया हुआ है, मतलब कोई फ्रेज है जिसमें इट किसी नाउन के लिए यूज हुआ है, और सुरेश कुड ब्रेक इट, सुरेश इसको तोड़ सकता कब, इफ मोहित गैव से हिम, अगर मोहित उसे कहता। मतलब कोई स्टिक होगी या कोई अन्य आइटम होगा जिसको अगर तोड़ने के लिए मोहित सुरेश को कहता तो सुरेश उसको तोड़ देता। अब नहीं, पहले की बात है, सुरेश में इतनी कैपेसिटी थी कि उसको तोड़ सकता था। तो यहां पर कुड आपको पता है कि पास्ट टाइम के लिए आता है, तो मोहित सेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म सेड। यहां ध्यान देख लो, इफ सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ गया तो पहले वाला जो इफ के जस्ट बाद में सेंटेंस है उसके अंतर्गत आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब भर दो, और अगर इफ सेंटेंस के बीच में आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद वाले सेंटेंस में आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो, ऐसे। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये पास्ट इंडेफिनिट पढ़ने के बाद अपन पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। मतलब ऐसे सेंटेंस जिनको पढ़कर या देखकर अपन को ऐसा लगता है कि यार पास्ट टाइम के अंतर्गत, पास्ट टाइम में कोई भी एक्शन कंटिन्यू था, अभी तो नहीं लेकिन पहले कंटिन्यू था, उसमें टाइम ही फिक्स है कि भैया उस टाइम तक ये कार्य हो रहा था। अब देखो अपन को कैसे पता चलेगा कि यार हो रहा था नहीं हो रहा था। भाई हिंदी में अगर सेंटेंस दिया हुआ है तो उसको अपन पढ़ ले, उसके लास्ट में रहा था रही थी होते हैं। लेकिन अगर अपन को सेंटेंस इंग्लिश में मिलता है या अपन पढ़ते हैं उसको, तो देख क्या ऐसा चीज देखेंगे उस सेंटेंस में कि अपन सेंटेंस को देखकर या पढ़कर तुरंत उसका सेंस लेकर समझा देंगे कि भैया ये सेंटेंस है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। ध्यान दें, सबसे पहले बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। अब देखो हेल्पिंग वर्ब की बात कर लेते हैं। तो एज ए हेल्पिंग वर्ब इसमें वॉज या वर्ब का यूज किया जाता है। देखो दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट अपन ने लास्ट वीडियो में क्लियर कर लिया था कि अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, जो भी, उसके लास्ट में अगर एस दिया हुआ है तो एस फॉर सिंगुलर। तो सीधी सी बात है, वॉज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा। अब बाकी के जो भी सब्जेक्ट है उन सब के साथ में वर्ब का यूज हो जाएगा। प्लस
दूसरी बात, आई को भी पास्ट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट मान लिया जाता है, तो यहां पर आई के साथ में भी वॉज का यूज किया जाएगा। अब देखो, जब हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर का यूज पढ़ लिया, दूसरी बात इसमें यह भी क्लियर है बेटा कि इसमें सेंटेंस का कोई लफड़ा नहीं है कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव का है तो हेल्पिंग वर्ब लगानी नहीं लगानी, सेंटेंस नेगेटिव का है तब लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग लगाओ मत लगाओ, कोई लफड़ा नहीं है। सभी सेंटेंस चाहे वो अफर्मेटिव का हो, चाहे नेगेटिव का हो, चाहे इंट्रोगेटिव का हो, सब में वॉज या वर का यूज करना है। ठीक है, अब देखो वॉज या वर का यूज हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, तो मेन वर्ब क्या लगेगी भैया? अपन ने पहले भी बात की थी, अगर कंटिन्यूस का कहीं भी नाम आ रहा है, कोई भी सेंटेंस अगर प्रोग्रेसिव टाइमिंग बता रहा है तो वहां पर चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूस हो, कोई सा भी कंटिन्यूस क्यों ना हो, अपने को तो एज ए मेन वर्ब जिरेंड फॉर्म का यूज करना है। अब इसको जिरेंड फॉर्म बोलो, चाहे आईएनजी फॉर्म बोलो, चाहे वी फर्स्ट प्लस आईएनजी बोलो, अब जो आपकी मर्जी, नाम इसका कुछ भी निकालो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, अब देखो एडवर्ब पहचानने के तरीके। एडवर्ब एक देखो ना, एट दैट टाइम, एट दैट टाइम, एट दैट moment, in those days, then, ये सब के सब जो वर्ड है वो अपन को पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बताते हैं कि कोई भी सेंटेंस उसमें टाइम ऐसा होना चाहिए भैया जिसको अपन को सुनकर पढ़कर ऐसा लगे कि हाँ यार ये टाइम पास्ट में कंटिन्यूटी को बता रहा है कि इस टाइम में कंटिन्यूटी थी। ठीक है, अब देखो ये सेंटेंस में कैसे यूज होते हैं या किस प्रकार से सेंटेंस को देखकर उसमें अपन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का यूज करें। देखो बेटा, अगर जहां जहां जरूरत पड़े कि भाई ये चीजें अपन को नोट करने वाली है तो उसका आप स्क्रीनशॉट लेते रहें, स्क्रीनशॉट लेने में पीछे नहीं रहे। अब देखो एग्जाम्पल, मोहन गैव प्ले क्रिकेट देन, मोहन तब क्रिकेट खेल रहा था, मोहन तब क्रिकेट ही खेल रहा था। कब? तब मतलब हो सकता है भाई मैंने उसको देखा, यानी ये जो देन है वो एक फिक्स टाइम की ओर इंडिकेट कर रहा है कि यार उस टाइम अपन ने उसको देखा था। तो हो जिस टाइम अपन ने मोहन को देखा उस टाइम उसके कार्य के होने की कंटिन्यूटी थी। तो मोहन वॉज प्लेइंग। कोई टेंशन हुई नहीं? क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो देन वर्ड है इसको देखकर अपन ने आइडिया लगाया कि यार इसमें जो एक्टर है मोहन उसके द्वारा एक्टिंग करने का जो टाइम है वो पास्ट का रहा होगा। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। In those days, मंजीत गैप राइट ए नॉवेल। उन दिनों मंजीत एक उपन्यास लिख रहा था।
उन दिनों मंजीत एक उपन्यास लिख रहा था। उन दिनों किन दिनों भाई? जिन दिनों हम उनसे मिले थे या जिन दिनों हमारी उसकी भेंट हुई थी। ठीक है, अब इन 2 डेज देखते ही अपन को ये लगा हाँ यार ये बात ठीक है, ये जो टाइमिंग हो पास्ट की है। देख लो, अगर यहां पर देखो कितना ये वर्डिंग पर ध्यान देने का कितना फर्क है। अगर यही ये होता इन दीज डेज, इन दिनों, मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है और ई की जगह ओ आते ही पास्ट का टाइम हो गया, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है। मंजीत वॉज राइटिंग। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन को गैप फिलअप करना है। अब इनके अलावा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के और कौन कौन से सेंटेंस होते हैं जिनमें अपन को और वॉज वर प्लस आईएनजी की फॉर्म का यूज करना है। देखो, कुछ सेंटेंस होते हैं बेटा जो वहन और वाहिल से कनेक्टेड होते हैं। वहन और वाहिल से कनेक्टेड सेंटेंस एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। आप लास्ट टेस्ट के जितने भी जो क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश के, उनको उठा के देखो आपको लगेगा कि हाँ यार, अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं तो उसमें वहन और वाइल को थोड़ा सा फोकस करने की जरूरी है। देखो इनका क्या कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं वहन के बारे में। वहन का मतलब होता है कब, और यहां अर्थ होगा जब। अब कब, जब और तब, इनमें से अर्थ लेता है। मतलब कोई भी जो एक्शन है, उस एक्शन का जो टाइम है वो टाइम कोई किसी घड़ी का टाइम या टाइम की यूनिट के माध्यम से नहीं बताकर किसी दूसरी एक्शन के माध्यम से ही बता दिया जाता है। अपने भी ऐसा चलता है कि भाई ये कार्य कब हुआ था, ये कार्य उस टाइम हुआ था जब वो कार्य हो रहा था। मतलब एक क्रिया को दूसरी क्रिया का टाइम बताने के लिए यूज ले लिया जाता है। अब देखो वहन अगर किसी सेंटेंस में यूज होता है तो सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है, ध्यान दें। एक्शन नंबर फर्स्ट, कोई भी कार्य जो पहले स्टार्ट होगा वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, उसके बाद इस कार्य की कंटिन्यूटी के बीच में ही नंबर 2 स्टार्ट होके वहीं फिनिश हो जाएगा। एक्शन नंबर फर्स्ट कंटिन्यू है, कोई मतलब नहीं है, बस वो चल रहा है। और एक्शन नंबर सेकंड जिसका सब्जेक्ट भी अलग होगा, इसका सब्जेक्ट अलग होगा, लेकिन वो इससे पहले ही पूरा हो जाएगा। अब जो कार्य बाद में स्टार्ट हुआ और पहले पूरा हो गया, अगर ऐसा है तो वर्ब जो सेकंड एक्शन है यानी जो सेकंड वर्ब है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओगे। जो कार्य पहले शुरू हुआ था और बाद तक चल रहा है तो सीधी सी बात है वॉज वर प्लस आईएनजी का यूज हो जाएगा। क्यों भाई, कोई कार्य चालू, जैसे मैं अभी अपने दूसरों को याद करने की जरूरत नहीं है, मैं पढ़ा रहा था तब लाइट गई, मेरे द्वारा मैंने पहले एक्शन शुरू कर दिया पढ़ना, एक्शन फर्स्ट पढ़ने का शुरू हो गया, चल रहा है कंटिन्यू। अब बीच में ये जो एक्शन सेकंड है वो लाइट के जाने का हो गया, तो लाइट गई, लाइट के जाने का काम तुरंत पूरा हो गया, मेरा कार्य कंटिन्यू था। तो जो कंटिन्यू है वहां वाज वर प्लस आईएनजी और जो पूरा हो गया वहां वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये थोड़ा सा अपन को समझना होगा सेंटेंस को पढ़कर कि कौन सा एक्शन ऐसा है जो कंटिन्यू रहा, कौन सा एक्शन ऐसा है जो पूरा हो गया। ये तो है वहन का। अब वाइल, वाइल में देखो अगर सब्जेक्ट सेम है, जैसे मैं हूं,
एक ही सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट है, हालांकि उसके द्वारा दो अलग अलग कार्य होंगे, उस कंडीशन में तो यही होगा कि एक्शन फर्स्ट के साथ वाज वर्ब प्लस आईएनजी लगेगा और एक्शन सेकंड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म। कैसे? जैसे मैं दौड़ रहा था और दौड़ते दौड़ते गिर गया। आई वॉज रनिंग व्हाइल आई फेल डाउन। अब ये एक्शन फर्स्ट जो कंटिन्यू था रनिंग, उसके होते होते मेरे द्वारा ये नीचे गिरने का कार्य और हो गया। अब जब सब्जेक्ट डिफरेंट हो, सब्जेक्ट अलग अलग हो, उस कंडीशन में क्या होगा? जब सब्जेक्ट डिफरेंट है तब क्या होगा? तब यह होगा कि जैसे यहां सब्जेक्ट सीमा है और यहां सब्जेक्ट काजल है। जब सब्जेक्ट अलग अलग होगा तो ध्यान दें, और सेंटेंस आपका अगर वाइल से कनेक्टेड है तो दोनों ही साइड वाज वर प्लस आईएनजी का यूज होगा। वॉज वर प्लस आईएनजी का। कैसे भाई? सीमा वॉज कुकिंग राइस। सीमा तो चावल पका रही थी, वाहिल जबकि काजल वॉच वॉचिंग टीवी, और काजल टेलीविजन देख रही थी। तो कार्य का टाइम सेम है, दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्शन फर्स्ट इधर चलेगा, एक्शन सेकंड इधर चलेगा, दोनों एक्शन कंटिन्यू रहेंगे जबकि दोनों सेंटेंस वाइल से कनेक्टेड रहेंगे। तो ये ध्यान देना, सेंटेंस वाइल से कनेक्टेड है, दो अलग अलग सब्जेक्ट है, दो अलग अलग एक्शन है, लेकिन दोनों की टाइमिंग सेम है। उस कंडीशन में दोनों साइड यानी कि दोनों सेंटेंस में वाज वर्ब प्लस आईएनजी का यूज होता है। और जब एक्टर एक होता है, कार्य एक कंटिन्यू होता है, दूसरा एक्शन बीच में ही घटित हो जाता है। बरसात हो रही थी और होते होते बीच में ओलावृष्टि शुरू हो गई, तो एक समय में एक कार्य कंटिन्यू है, दूसरा बीच में हो जाता है और पूरा भी हो जाता है, तो वहां पर एक साइड वाज वर्ब प्लस दूसरी साइड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ठीक है दोस्तों, आज अपन ने पढ़ा पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये दो टेंस आज एक साथ पढ़े और अगले वीडियो में अपन पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बातें करेंगे।